सकता है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मैलिग्नेंट में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है और मैलिग्नेंट में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आप जल्दी से आंसर दीजिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिनाइन ट्यूमर। ये पूछ रहा है कि बिनाइन ट्यूमर के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो सी आंसर दे रहे हैं। ये स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी है। दिस इज मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है महाराज, सी आंसर दे के मत बैठ जाइए। वेनम जी, सी डी ई, मंजू मंजू यू आर ग्रेट। सी बोला बेटा तूने, क्या बोला चला गया, चलो कोई बात नहीं। सी डी ई, निकिता आल्सो आंसरिंग वेल। सी बोल रही है, बी बोल रही है और ई बोल रही है। तो मेरे को लगता है कि आपको ये जो टॉपिक है वो निकिता को आ रहा है। दिल्ली एम्स वाला भी सही बता रहा है बच्चे। और सी वाले हैं बेटा तुम हरिओम मीणा जी, घर ही बैठे रहिए, भोले का दीवाना ये भी सही बता रहा है। भारत सैनी बेटा बी, आप थोड़ा सा स्पेशल, चलो ठीक है, मैं इसका बताता हूँ क्या एग्जैक्ट आंसर है। तो जो भी बच्चे हैं जुड़िए। बच्चे ये बता रखा है बिनाइन ट्यूमर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो आप जानते हैं जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो नॉन कैंसरस होता है। पहली बात, स्लो ग्रोथ होती है, एक एरिया पे सीमित होता है तो कन्फाइन बोलते हैं, कैप्सुलेटेड होता है, इवन एजेस होते हैं, मेटास्टेसिस नहीं पाया जाता। अगर आप देखें तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो उसका स्मॉल होता है और उसका स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी होता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक थे किसके, बिनाइन ट्यूमर के। अब आप देख लो कि आपके ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वह कहाँ पे हैं। तो पहला इसमें बता रखा है, आप देखिएगा कि विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिनाइन ट्यूमर। तो इट हैज़ एनाप्लास्टिक ट्यूमर। भाई साहब एनाप्लास्टिक ट्यूमर नहीं होता, इसके अंदर एनाप्लेसिया नहीं होता। एनाप्लेसिया तो किसके अंदर होएगा, एनाप्लेसिया तो होएगा मलिग्नेंट ट्यूमर में। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं। दूसरा बोल रखा है कि इट हैज़ स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी। हाँ जी, स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी होती है, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट बिनाइन ट्यूमर। इसका स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी होता है। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गलत दिया है, तो ये करेक्ट आंसर एक तो बी हुआ। इट इज़ कैप्सुलेटेड एंड हैव इवन एज, वेरी गुड। ये कैप्सुलेटेड होता है और इसके इवन एज होते हैं। आप जानते हो कि इसकी जो ग्रोथ होती है वह कैप्सुलेटेड होती है, मतलब इसकी जो बाउंड्री होती है वो मेंटेन होती है और इसके जो एजेस होते हैं वो इवन होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी एक्सटेंड कर गए हैं और आप उसको फील नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के अंदर हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि इसके जो एजेस होते हैं वह इवन होते हैं और यह जो ग्रोथ है वह कैप्सुलेटेड होती है। ठीक है साहब, ये भी करेक्ट बात हो गई। न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म इज एब्सेंट। देखो शब्द क्या लिखा है, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म अगर प्रेजेंट होता तो ये हो जाता मैलिग्नेंट। एब्सेंट है मतलब ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट किसका, बिनाइन ट्यूमर का। तो डी भी सही बात बोली गई है। और यहाँ पे बोला है न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो इज स्मॉल, मतलब कि अगर आप देखते हो ये कोशिका है और इसके अंदर ये केंद्रक है, तो आप देखोगे उसका जो रेशो होएगा वो लगभग 1:4 या 1:3 होएगा। मतलब जो न्यूक्लियस होएगा वो कैसा होएगा बेटा, स्मॉल होएगा। न्यूक्लियस कैसा होएगा, स्मॉल होएगा। और साइटोप्लाज्म क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। तो ये भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वह समता मेहरा ने सही बताया है, बी सी डी ई। बी सी डी ई इज़ अ करेक्ट आंसर जो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो बच्चों पहले ही क्वेश्चन के अंदर आपका हाल सही नहीं है। मेरे हिसाब से ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आपको आइदर आपको पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिनाइन ट्यूमर, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल सेल, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैलिग्नेंट सेल। तो यहाँ पे आप देवताओं ने, मैक्सिमम देवताओं ने गलत आंसर दिया है। कोई बात नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे आप गलत आंसर दीजिए, इस प्लेटफॉर्म पे गलत आंसर दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आप गलत आंसर मत दीजिएगा। एनीवे यू पीपल आर ट्राइंग, दैट इज़ गुड।
और डेफिनेटली यू विल डू बेटर। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये बेटा पहला क्वेश्चन था, और मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन माउल्ड हो सकते हैं अबाउट बिनाइग और मैलिग्नेंट। यहाँ पे चार्ट बना रखा है आपके लिए, और इसको देखिएगा। इसमें नॉर्मल सेल की कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है, बिनाइग ट्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है। तो आप इसको, मैं हट जाता हूँ, भले ही स्क्रीनशॉट ले लो आप ध्यान में रखिएगा, ये नॉर्मल सेल की कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये बिनाइग सेल की कैरेक्टरिस्टिक हैं, और यह आप देखते हो मैलिग्नेंट सेल की कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे हम देखते हैं बेटा क्या है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक बता रहा सेल डिवीज़न बिनाइग में कंटिन्यूअस और इनअप्रोप्रिएट होता है, तो यहाँ पे रैपिड और कंटिन्यूअस होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है सब अपीरियंस, इसकी स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी होती है, और यहाँ पे एनाप्लास्टिक चेंजेस होते हैं। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो देखा जाए तो न्यूक्लियस स्मॉल होता है और यहाँ पे न्यूक्लियस बड़ा होता है। डिफ्रेंशिएटेड फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो फंक्शन उसके लिए डेजिग्नेटेड है वो करता है, और ये वो फंक्शन को नहीं करता। ये अच्छे से अडेयर होता है, मतलब ये टाइट होता है और नॉन माइग्रेटरी होता है, और ये लूज होता है और माइग्रेटरी होता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं माइग्रेशन और मेटास्टेसिस यहाँ पे नहीं पाया जाता, जबकि मैलिग्नेंट के अंदर मेटास्टेसिस पाया जाता है। तो ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ नॉट क्लियर, क्लियर हो सकता है क्या? तो एनीवे नॉट क्लियर, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अन्य बुक में मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। अभी इसको हम माउल्ड नहीं कर सकते बच्चे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्रोमोजोम, और यहाँ पे क्रोमोजोम डिप्लॉयड होता है, मतलब आप देखोगे यहाँ पे जो क्रोमोजोम होंगे वो 23 पेयर होंगे, जबकि एनोप्लॉयड के अंदर क्या होता है, मैलिग्नेंस के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं वो 23 प्लस और माइनस हो सकते हैं, और उसमें म्यूटेशन भी आपको मिलेगा। तो जो भी है हमें ये समझना है, हमें ये देखना है, ये कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्मल सेल का, बिनाइग का और मलिग्नेंट का। एटलीस्ट यू हैव टू हैव आइडिया अबाउट ऑल दिस, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे एक टॉपिक था जो हमको ध्यान में रखना था। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात बताएंगे, बिनाइग ट्यूमर के अंदर, क्योंकि आगे के क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी से लिंक आएंगे। जब बिनाइग ट्यूमर होता है किसी का भी, तो हम जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं, ओमा। और जब मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है किसी भी टिश्यू का, तो हम सफिक्स यूज़ करेंगे या तो कार्सिनोमा, या क्या यूज़ करेंगे बेटा, सार्कोमा। सार्कोमा किसके लिए यूज़ करेंगे, तो सार्कोमा जितने भी मिसेनकाइमल और कनेक्टिव टिश्यू के रिलेटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर डेवलपमेंट होएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोमा। और वही मैं बोल रहा हूँ कार्सिनोमा की बात अगर मैं करूँ तो कार्सिनोमा जो है वो एपिथेलियल टिश्यू के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। प्लियोमॉर्फिज्म वही होता है बच्चा, अभी मैंने बोला कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं और नॉर्मल जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी, नॉर्मल जो क्रोमोसोम होते हैं और नॉर्मल जो न्यूक्लियस होता है उससे प्लस माइनस अगर आप देखते हो, जैसे मैं बोलूँ कि 23 पेयर है आपके, तो किसी के 23 + 1 23 - 1 19वें पे 3, 12वें और 14वें पे चेंजेस, तो ये सब प्लियोमॉर्फिज्म के अंदर आएगा बच्चे, ठीक है। ओमा किसके लिए यूज़ करेंगे, ओमा में बी यूज टू डिफाइन अ कैंसर विच ओरिजन अ कैंसर विच कैटेगराइज अंडर बिनाइग कैटेगरी, उसके लिए हम ओमा यूज़ करेंगे। वेयर एस अगर कैंसर है वह मलिग्नेंट है तो हम कार्सिनोमा और सार्कोमा यूज़ करेंगे। तो ठीक है, ये जो है वो आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा, आप टेलीग्राम के चैनल के अंदर देख सकते हैं, और आप इसको देखिएगा बच्चे। तो ये पहला क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। अब है ये दूसरा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप सोच समझ के आंसर दीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जो भी आंसर देगा वो सही में बाजीराव सिंघम भी बोला जा सकता है भविष्य का। जल्दी से दीजिए सर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैलिग्नेंट सेल। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैलिग्नेंट सेल, मैलिग्नेंट सेल की क्या प्रॉपर्टी होती हैं। ये भी एक प्रकार से मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है बच्चे, इट इज़ आल्सो अ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। प्लीज़ आंसर, ये जितने भी वॉच कर रहे हैं 766 आंसर दें। यहाँ पे भी अगर आप आंसर नहीं दोगे तो वहाँ क्या करोगे, ठीक है बच्चे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैलिग्नेंट सेल, मैलिग्नेंट सेल की क्या प्रॉपर्टी होती हैं। पहली बोला है सस्टेन्ड प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग, evade growth suppressor, apoptosis is a normal occurrence, resistance to the cell death,
इनेबल रिप्लिकेटिव इमॉर्टेलिटी। पहले तो आप समझिए, निकिता सिंह बोल रही है ABDE। निकिता का सिलेक्शन हो जाएगा डेफिनेट। BCE ACD। इतने धीमे से आंसर दे रहे हो, बच्चों को बहुत से को समझ में नहीं आए होंगे ऑप्शन क्या है। मैं ऑप्शन पहले समझा देता हूँ, फिर आप आंसर दीजिए। ऑप्शन समझा देता हूँ बच्चे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैलिग्नेंट सेल। मैलिग्नेंट सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है। मैलिग्नेंट सेल कैसी होती है। पहली बात बोल रखी है कि जो भी प्लॉरिफरेटिव सिग्नलिंग होते हैं वह बने हुए रहते हैं। उसका दूसरे में, हाँ आंसर दीजिए, लेकिन आप समझिए इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया आप आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, शानदार। लेकिन एक एक ऑप्शन को बताइए, इस ऑप्शन का मीन्स क्या है, मतलब क्या है। अगर आप बता पाएँ तो बताइए साहब। मैं फिर बोलता हूँ, सस्टेन्ड प्लॉरिफरेटिव सिग्नलिंग का क्या मतलब होता है। जो प्लॉरिफरेटिव, यहाँ पे इनडायरेक्ट आप डिस्कस कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर। बच्चे समझिएगा ये इंटरेस्टिंग बात। बार बार हम बोलते हैं कैंसर, कैंसर क्या है, तो आप समझिए इसको एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि साहब पहली बात हो गई कि जो प्लॉरिफरेशन होता है उसकी जो सिग्नलिंग होती है वह कंटिन्यूअस मेंटेन रहती है। यूँ पहले ऑप्शन का ये मतलब है। आप जानते हैं आपके यहाँ पे कैंसर के अंदर ऑन्कोजीन होते हैं, और ये जो ऑन्कोजीन्स होते हैं उनका काम होता है सेल डिवीज़न को प्रोत्साहित करना। तो ये ऑप्शन यूँ बोल रहा है कि आपके अंदर जो ऑन्कोजीन होते हैं वह ऑन्कोजीन म्यूटेड हो चुके हैं, और म्यूटेशन का वजह से वह जो ऑन्कोजीन है वह एक्सेलरेटेड मैनर के अंदर क्या कर रहे हैं बेटा, डिवीज़न में भागीदारी दे रहे हैं। इसलिए ये जो ऑप्शन है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मैलिग्नेंट सेल का। ठीक है जी। दूसरा बात बता रखा है कि इवेड ग्रोथ सप्रेसर। दो इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक तो होता है साहब, अगर कैंसर करना है तो सबसे पहले कैंसर या सेल डिवीज़न को रेगुलेट कौन करता है, तो दो फैक्टर होते हैं बच्चे। एक तो होते हैं साहब ऑन्कोजिन्स, और ये जो ऑन्कोजीन्स होते हैं उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है सेल डिवीज़न को प्रोत्साहित करना। और कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं सप्रेसर जीन। क्या बोलते हैं, सप्रेसर जीन्स। और ये जो सप्रेसर जीन्स होते हैं उनका काम होता है जो अबनॉर्मल सेल डिवीज़न हो रहा है उसको कम करना। और इन दोनों का हेल्दी बैलेंस होता है एक इंडिविजुअल जिसके अंदर हेल्दी सेल डिवीज़न हो रहा है। लेकिन कैंसर में क्या होता है, कैंसर में ऐसा होता है कि बेटा जो ऑन्कोजीन्स होते हैं, जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, वह तो क्या हो जाते हैं, पगला जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो डिवीज़न को क्या करते हैं, डिवीज़न को रेगुलेट नहीं कर पाते और एक्सेलरेट मैनर में डिवीज़न करते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन था वह यही बोल रहा है कि सिग्नलिंग है प्लॉरिफरेटिव, वह क्या है, सस्टेन है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात है, जो सप्रेसर जीन्स होते हैं उनका काम होता है कि इनके एक्शन को लिमिट करना। ये तो सब चोर हैं जो चाहते हैं चोरी करें, और ये है पुलिस जिसका काम है कि इन चोरों को कंट्रोल करे। लेकिन आज क्या हो गया, हमारी सोसाइटी में भी कैंसर हो गया। सोसाइटी में कैंसर इसलिए हो गया क्योंकि आपने देखा कि जो पुलिस है वह कहीं ना कहीं नाकाम हो गई, और जो चोर हैं वह क्या हो गए, आतंकी हो गए। और जब ऐसा होएगा तो आप देखोगे हमारी सोसाइटी के अंदर एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होंगे वो एक्सेलरेटेड मैनर में वर्क करेंगे, और वही बात हमारी बॉडी के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं। आप जो कमेंट्स डाल रहे हो वो रिलेवेंट डालिए। अच्छी बात यह है कि आप अभी ऑनलाइन हैं। अमित कुमार मीणा जी, आप मिलिए कभी। तो यहाँ पे जो कमेंट्स हैं वह मर्यादा में रह के आप डालिएगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली, कैंसर के अंदर यही होता है कि कैंसर के अंदर ग्रोथ कंट्रोल का जो मैकेनिज्म होता है, उसका जो रेगुलेशन होता है वो अल्टर्ड हो जाता है। कोई पूछता है क्यों हो जाता है, तो उसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि जो ऑन्कोजीन्स हैं वो क्या हो गए साहब, पगला गए हैं। और दूसरी वजह है जो ऑन्कोजीन्स को कंट्रोल करने वाले थे वो शांत बैठ गए हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऑन्कोजीन्स अगर आप बनते हो तो हम सप्रेसर की तरह काम कर सकते हैं और यहाँ पे जो हैपनिंग हो रही है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है, तो ये पहला ऑप्शन यही बोल रहा है कि मैलिग्नेंसी में यही होता है। तो ठीक है साहब, ए इज़ अ करेक्ट चीज़ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ जी, हमारे जो ग्रोथ सप्रेसर हैं वो इवेड हो गए, सही बात है। बी भी करेक्ट आंसर है। ए पेप्टोसिस इज नॉर्मल ऑकरेंस, ए पेप्टोसिस इज नॉर्मल ऑकरेंस, ये नॉर्मल ऑकरेंस होता है हेल्दी सेल में, इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और रेजिस्टेंस टू सेल दैट डेफिनेटली हम देखते हैं जो कैंसर सेल होती है वो अमरत्व को प्राप्त कर जाती हैं, जो कैंसर सेल होती हैं वह अमरत्व को प्राप्त कर जाती हैं। आप देखते हैं वह अनायास बढ़ती हैं और वहाँ पे हम देखते हैं रिप्लिकेटिव इमॉर्टेलिटी होती है। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है ए बी डी ई, वह समझ जाइएगा बेटा आप कैंसरस सेल से काफ़ी दूर हैं और आप सिलेक्शन से काफ़ी नज़दीक हैं। एपेप्टोसिस क्या होता है? एपेप्टोसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोशिकाएं मृत्यु को प्राप्त करती हैं, और मृत्यु इसलिए प्राप्त होनी चाहिए इंसान को ताकि नया जन्म की शुरुआत हो सके। एग्जैक्टली सेम, जो अमरत्व को प्राप्त करता है वह कहीं ना कहीं कैंसर की तरह बिहेव करेगा आगे जाके। हम देखते हैं जो टीलोमरेज होता है वह प्रोटीन होता है, वह सेल डिवीज़न के साथ कम होता जाता है और एक समय बाद हमारी जो कोशिकाएं हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाती है। ये एक प्रोसेस होता है जो हमारे जीन है वो उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन कैंसरस में हमारा जीन म्यूटेड हो गया है, तो ये जो एपेप्टोसिस का प्रोसेस है वह भी हमारे हाथ से चला जाता है। और जब वह हमारे हाथ से चला जाएगा तो आप देखोगे हमारे अंदर रिप्लिकेटिव इमॉर्टेलिटी हो जाएगी, हमारी कोशिकाएं हैं वो अमरत्व हो जाएंगी, वो डिवाइड होती रहेंगी, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कंट्रोल करने वाले सब छुप गए हैं। जो भी है, ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये आपके समझ में आया तो ये था साहब मैलिग्नेंट सेल का कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए फ्रॉम पैथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ समवन आस्क यू कि व्हाई डज वन इंडिविजुअल डेवलप कैंसर, तो आपका आंसर होना चाहिए कि साहब जब इंडिविजुअल एक्सपोज होता है एक्सपोजर के अंदर, तो उसका वजह से उसका जो जीनोम होता है, जो जीनोम होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। और जब जीनोम के अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट होती हैं। जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है वो तो एग्रवेट हो जाते हैं और जो सप्रेसर जीन है वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। और फिर आपके अंदर जो सेल डिवीज़न होएगा वह कैसा होएगा, अब नॉर्मल, अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड, अनकोऑर्डिनेटेड, अनवांटेड, यूजलेस, विदाउट एनी रीजनेबल रिक्वायरमेंट, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कैंसर के अंदर। तो ये आपको समझना चाहिए था अगर आप समझना चाहते हैं तो। और यही जीनोमिक एकेडमी करेगी। हम क्या करेंगे, आपके जीनोम को ऐसा चेंज करेंगे कि आप इंटेलिजेंट बच्चे बन जाएंगे। और आप जब इंटेलिजेंट बच्चे बन जाएंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वह अवश्यम भावी है। दैट्स व्हाट जीनोमिक एकेडमी इज़ अबाउट टू प्ले अ रोल इन योर जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपका जेनेटिक में, इसीलिए नाम ही जीनोमिक रखा है ऐसा, कि हमारे जो बच्चे हैं उनके जीनोम को इस वे में अल्टर्ड कर दें कि वह फर्दर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पास हो जाएं। लेकिन ये जो म्यूटेशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन क्लासेस में हो रहा है बेटा। अभी 7 to 8 PM जो क्लास होती है उसके अंदर आपके जीनोम को हम अल्टर करने का कोशिश करते हैं, लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने शरीर के ऊपर ऐसी एक परत बनाए बैठे हैं कि हमारे शब्द भी उनको भेद नहीं पाते हैं। तो बेटा वहाँ पे तुम्हारा जीनोम है उसका अल्टरेशन होएगा नहीं, और जब तुम्हारे जीनोम का अल्टरेशन होएगा नहीं तो जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं आपसे वह नहीं पाएंगे। आप बस यहाँ पे मैसेज खेल के 7 से 8 बजे के बीच में टाइम पास करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमको समझना था ये क्या होता है एग्जैक्टली कैंसर के अंदर। तो बोलना, कैंसर के अंदर जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं वह ग्रवेट हो जाते हैं और उनका कंट्रोल जो करने वाला सप्रेसर जीन होता है वह चुप हो जाता है। आउट ऑफ कंट्रोल घटनाएं होती हैं, और कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल जब घटनाएं होंगी तो रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होंगे। और यही हम देखते हैं यहाँ पे होने वाला है किसके अंदर, कैंसर के अंदर। तो ठीक है जी, ये हेल्थ एजुकेशन पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा था, आप इसको सीरियस मत लेना, मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी आपकी तरह 8 ही बजाने हैं। तो ठीक है जी, ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको समझना चाहिए था। चलो हम और क्वेश्चन खेलते हैं। पेपिलोमा क्या होता है? व्हाट इज़ पेपिलोमा? मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल नो द आंसर।
पेपिलोमा क्या होता है? पेपिलोमा क्या होता है? कैंसर का क्लासिफिकेशन है, अभी मैंने आपको बोला था, जहाँ पे ओमा लगा है, जहाँ पे ओमा लगा है वह बिनाइन है, और जहाँ पे सार्कोमा और कार्सिनोमा लगा है जबकि वह मैलिग्नेंट हो सकता है। लिम्फोमा को छोड़ देना भाई साहब, उसको माफ़ कर देना, इन चीज़ों के बीच में आप मत रहना। यहाँ पे मैं फिर बोलता हूँ, पेपिलोमा इज ट्यूमर ऑफ, पेपिलोमा इज ट्यूमर ऑफ व्हाट? प्लीज गिव आंसर, जल्दी से आप आंसर दीजिए कि पेपिलोमा है वह किसका ट्यूमर है, पेपिलोमा है वह किसका ट्यूमर है, आप कृपया जल्दी से आंसर दीजिए। प्रश्न भी नहीं पढ़ पाए, देखें मेरे को तो यूं लग रहा है आप, पेपिलोमा इज ट्यूमर ऑफ, प्लीज आंसर। बिनाइन ट्यूमर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल लेयर, डी आंसर दे रहे हैं बच्चे, डी। छगन चौहान, बोले का दीवाना, सुशीला वर्मा, मयंक, बेटा तुम कैंसर से बहुत दूर हो। मेरे को यूं लग रहा है कि कैंसर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल इतना खतरनाक स्टील की रोडों के बीच में पड़ा हुआ है। आपने अपने जीनोम को इस वे में कंजर्व कर रखा है कि नोबडी इज गोइंग टू अफेक्ट, नोबडी इज गोइंग टू म्यूट, नोबडी इज गोइंग टू डू एनीथिंग। गजब। तो हमारे स्वयंभू, मैक्सिमम स्वयंभू हवा में तीर मार रहे हैं, और काफ़ी दुख होता है। ये एक सिंपल प्रश्न था जिसको आपको आंसर देना चाहिए था। मैं पहले ही बोला हूँ कि जिस ओमा लगा है इसका मतलब वह बिनाइन है, तो बिनाइन के तो दो ही ऑप्शन निकलते हैं, एक और दो। अब इन दोनों में देखो कौन सा है। तो हे देवताओं, धन्य हो आप। मैं आपसे अफेक्ट नहीं होना चाहता। इसमें ये भी होता है, बहुत बार आपका जीनोम अफेक्ट नहीं होता है तो अगले का अफेक्ट हो जाता है, उल्टा आपकी प्रतिक्रियाएं जो होती हैं उनका वजह से, आपका जो रिएक्शन होता है उनका वजह से दूसरों का भी अल्टर्ड हो सकता है। मैं तो काफ़ी दूर रहता हूँ, जैसे आप अफेक्ट नहीं होने दे रहे, मैं भी नहीं होने दे रहा। अभी मैंने देवताओं आपको बोला है कि ओमा शब्द हम यूज़ करते हैं बिनाइन ट्यूमर के लिए, ठीक है जी। और कार्सिनोमा, लिख लो ये सब, कार्सिनोमा जो है वह यूज़ किया जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए, और सार्कोमा भी यूज़ किया जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए। कार्सिनोमा हम एपिथेलियल लेयर से जितने भी ट्यूमर का ओरिजिन होता है उनके लिए हम कार्सिनोमा यूज़ करते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू से, बच्चे कनेक्टिव टिश्यू से जितने भी कैंसर का ओरिजिन होता है उसके लिए हम सार्कोमा शब्द यूज़ करते हैं। जैसे आपकी बोन्स हो गई, आपके कार्टिलेज हो गए, आपकी मसल्स हो गई, अगर वहाँ से ओरिजिन होएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? सार्कोमा। और हमारी जो एपिथेलियल लेयर है, चाहे वह स्क्वामस सेल है, चाहे वह स्क्वामस सेल है, चाहे वह ग्लैंडुलर एपिथेलियल लेयर है, इन सब के लिए हम कार्सिनोमा शब्द यूज़ करेंगे अगर उसकी मैलिग्नेंसी है तो। सुन पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे आप समझिएगा, मैंने बोला पेपिलोमा, तो पेपिलोमा इज अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ स्क्वामस सेल। जिन्होंने बी आंसर दिया है वह करेक्ट है बच्चे। मैलिग्नेंसी ऑफ स्क्वामस सेल का नाम होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। मैलिग्नेंसी ऑफ स्क्वामस सेल का क्या नाम होता है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। बिनाइन ट्यूमर ऑफ स्क्वामस सेल का क्या नाम है? पेपिलोमा। मैलिग्नेंसी ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल लेयर का क्या नाम है? एडिनो कार्सिनोमा। क्या नाम है देवताओं? एडिनो कार्सिनोमा। एंड बिनाइन ट्यूमर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल का क्या नाम होएगा? एडिनोमा। और ये हमने देखा था एपिथेलियल लेयर के ट्यूमर्स थे। फिर से बोलता हूँ, एक क्वेश्चन है और 4 आंसर है, और चारों आंसर हैं, इसका सही आंसर तो बी है। लेकिन आपको ये समझना है बच्चे, बिनाइन ट्यूमर ऑफ स्क्वामस सेल को क्या बोलते हैं? पेपिलोमा। मैलिग्नेंसी ऑफ स्क्वामस सेल को क्या बोलते हैं? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। बिनाइन ट्यूमर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम को क्या बोलते हैं? एडिनोमा। जितने भी ग्लैंडुलर एरियाज है, ग्लैंड्स वाले एरियाज है, वहाँ पे आपके ट्यूमर होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? एडिनोमास।
और अगर उनमें मैलिग्नेंसी हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, एडिनोकार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा। तो ये शब्द हमको ध्यान में रखने चाहिए थे। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में होना चाहिए था, और इसका जो करेक्ट आंसर था वह क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइडेटिफॉर्म मोल इज मैलिग्नेंसी ऑफ प्लेसेंटा, it is a benign tumor of chorionic epithelium, it is a cancer of basal cell, it is a anomalies of placenta. What you mean by hydatiform mole? hydatiform mole क्या होता है बच्चे, जल्दी से उसको आप आंसर दीजिए। What you mean by hydatiform mole? जल्दी से आप आंसर दीजिए, हाइडेटिफॉर्म मोल क्या होता है, हाइडेटिफॉर्म मोल क्या होता है। सुना है आपने नाम, कहीं तो सुना ही होगा। हाइडेटिफॉर्म मोल क्या होता है बच्चे, हाइडेटिफॉर्म मोल किसका ट्यूमर होता है, प्लीज आप आंसर दीजिए। हाइडेटिफॉर्म मोल बी, बिनाइन ट्यूमर ऑफ कोरियोनिक एपिथेलियम। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चे, ये बहुत सही आंसर दिए हैं आप। हाइडेटिफॉर्म मोल क्या है, तो आप बोलेंगे हाइडेटिफॉर्म मोल है वह बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है जी, बिनाइन ट्यूमर है। कोरियोनिक एपिथेलियल ऑफ प्लेसेंटा, ऐसा लिख सकते हो आप। बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट कंसिडर एज मैलिग्नेंसी, यह मैलिग्नेंसी नहीं बोला जाता, ठीक है। तो हाइडेटिफॉर्म मोल है वो क्या है, बिनाइन ट्यूमर है किसका, कोरियोनिक एपिथेलियल लेयर ऑफ प्लेसेंटा का। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इररिलेवेंट आंसर हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बच्चे, बी। बहुत बार पूछता है व्हाट यू, एक इंपॉर्टेंट चीज याद आई तो बता रहा हूँ, इविंग सार्कोमा क्या होता है, कौन आंसर बताएगा, व्हाट इज इविंग सार्कोमा, इविंग सार्कोमा क्या होता है। सार्कोमा लिखा है तो ये मैलिग्नेंसी है, लेकिन ये मैलिग्नेंसी किसकी है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये किसकी मैलिग्नेंसी है, हु विल आंसर, व्हाट इज इविंग सार्कोमा, इविंग सार्कोमा क्या है, कोई बता पाएगा जल्दी से। ओके, कोरियोनिक कार्सिनोमा इज अ मैलिग्नेंसी। बेटा अगर मैं बोलूँ कि कोरियोनिक एपिथेलियल की मैलिग्नेंसी हो जाती है तो उसको सही में बोलेंगे कोरियोनिक कार्सिनोमा। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, देयर इज नो इशू। अभी इधर हम बोल रहे हैं व्हाट इज इविंग सार्कोमा, कौन आंसर देगा इसका, जल्दी से, मैं देख रहा हूँ। ये ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, न्यूरो एक्टोडर्मल सेल का ट्यूमर है बच्चे, ये बहुत बढ़िया। इट इज अ ट्यूमर ऑफ न्यूरो एक्टोडर्मल सेल का ट्यूमर है और उसकी मैलिग्नेंसी है, तो उसको हम बोलते हैं इविंग सार्कोमा। क्या बोलेंगे इसको, इविंग सार्कोमा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन दे रखा है जहाँ पे अलग अलग शब्द यूज़ कर रखे हैं। अभी ये भी आपको दिखे नहीं दिखे, यहाँ पे लिख रखा है कि साहब बिनाइन ट्यूमर के नाम है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम है, इनको हमने डिफाइन कर रखा है। फाइब्रस ट्यूमर है तो फाइब्रोमा बोलेंगे, और उसी का मैलिग्नेंसी है तो फाइब्रोसार्कोमा बोलेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके पास अवेलेबल होंगे, आप उस पर गो थ्रू हो सकते हैं बच्चे, हमको ये ध्यान में रखने हैं। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलिग्नेंसी ऑफ स्मूथ मसल इज नोन एज, स्मूथ मसल की मैलिग्नेंसी को क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स की मैलिग्नेंसी को क्या बोलते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। व्हाट यू मीन बाय मैलिग्नेंसी ऑफ स्मूथ मसल, आप पीछे देख के भी आंसर दे सकते हैं। स्मूथ मसल की मैलिग्नेंसी का क्या आंसर है बच्चे, जल्दी से बताइए प्लीज़ आंसर। व्हाट इज मैलिग्नेंसी ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स की मैलिग्नेंसी, ये प्रश्न भी एग्जाम में आपके पूछा हुआ है। तो आज मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन है वो जनरल ऑन्कोलॉजी में ही फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि मैं जो अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ वो सिस्टमेटिक है। कल मैंने रिस्क फैक्टर के अंदर आपको क्वेश्चन बनाए थे, आज ओनली मैं क्लासिफिकेशन के अंदर क्वेश्चन बना रहा हूँ। कल ग्रेडिंग और स्टेजिंग तक हमने देख लिया था, आज हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन के अंदर क्वेश्चन जो बन सकते हैं वह। बहुत बढ़िया,
आप देख सकते हैं बेटा, मैलिग्नेंसी ऑफ स्मूथ मसल इज नोन एज, डी भी बोल रहे हैं। इसका ये तो कंफर्म है कि सार्कोमा है। जो हमारी स्मूथ मसल होती हैं उनको बोलते हैं, जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं लियोमायोसाइट। क्या बोलते हैं उनको? लियोमायोसाइट। और अगर उसके अंदर बिनाइन ट्यूमर होएगा तो उसको क्या बोलेंगे? लियोमायोमा। और अगर उसी का मलिग्नेंट ट्यूमर होएगा तो उसको क्या बोलेंगे? लियोमायोसार्कोमा। इसको कार्सिनोमा क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो मेसेनकाइमल है और ये कनेक्टिव टिश्यू है बच्चे, सुन रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान में होना चाहिए। लियोमायोसार्कोमा, वेरी गुड, लियोमायोसार्कोमा। अच्छा, देन ऑस्टियोसार्कोमा का क्या मतलब होएगा, कोई बताएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बच्चे? बी है। अब हम दूसरी चीज़ों को डेप्थ में देख लेते हैं कि व्हाट यू मीन बाय ऑस्टियोसार्कोमा। इट इज़ अ मैलिग्नेंसी ऑफ बोन। अगर बोन के अंदर मैलिग्नेंसी हो जाती है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑस्टियोसार्कोमा। लाइकवाइज रैप्डोमायोसार्कोमा क्या होता है? कौन आंसर देगा? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। रैप्डोमायोसार्कोमा, रैप्डोमायोसार्कोमा क्या होता है बच्चे? रैप्डोमायोसार्कोमा कब हम शब्द यूज करते हैं, कब हम बोलते हैं? रैप्डोमायोसाइट किसको बोलते हैं? रैप्डोमायोसाइट। रैप्डोमायोसाइट किसको बोला जाता है बच्चे? जल्दी से आंसर दीजिए। बोन को बोलते हैं क्या? रैप्डोमायोसाइट किसको बोलते हैं? आप बहुत ढीले हो, प्लीज रिस्पॉन्ड। रैप्डोमायोसाइट किसको बोलते हैं? कौन सी मसल्स को बोलते हैं? बहुत बढ़िया बेटा, स्केटल मसल को बोलते हैं, स्केटल मसल को बोलते हैं। तो इसका मतलब रैप्डोमायोसाइट क्या है? रैप्डोमायोसाइट इज अ मैलिग्नेंसी ऑफ, मैलिग्नेंसी है ये काहे का? इस पर्टिकुलर मसल का। तो बहुत बढ़िया, आप देख रहे हो, आप सही बता रहे हैं। तो ऑस्टियोसार्कोमा के अंदर बोन की मैलिग्नेंसी है। रैप्डोमायोसार्कोमा के अंदर स्केटल मसल्स जो होती हैं उनकी मैलिग्नेंसी हम एक्सपेक्ट करते हैं। लियोमायोसार्कोमा के अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया, इट इज़ अ मैलिग्नेंसी ऑफ स्मूथ मसल। एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा, हु विल आंसर अबाउट कॉन्ड्रोसार्कोमा? प्लीज़ इसको भी आप आंसर दीजिए। आप यहाँ पे गूंगों की तरह मत बैठे रहिए, आप रिस्पॉन्ड करिए कम से कम। यू हैव गॉट ऑप्शन, यू हैव गॉट मोबाइल, यू हैव गॉट एवरीथिंग, यू हैव गॉट ब्रेन, व्हाई डोंट यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली? कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो का क्या मतलब होता है? बहुत बढ़िया बेटा, ये गीता दादा डोड़ावत, यू आर आंसरिंग करेक्ट बेटा। कॉन्ड्रो का मतलब क्या होता है? और कॉन्ड्रोसार्कोमा का मतलब क्या होता है? कॉन्ड्रो, वेरी गुड। अगर हमारे कार्टिलेज इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे, क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं? कार्टिलेज, सही बात है, कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कार्टिलेज के अंदर अगर मैलिग्नेंसी हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रोसार्कोमा बोलेंगे। तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे पास ये शब्द होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं कैंसर को असेस करने के लिए। कल कोई पूछे भाई और आपके पास सामने आपको एक रिपोर्ट बताए और रिपोर्ट में लिखा है कि उसको क्या है? लाइपोमा। उसको क्या है बच्चे? लाइपोमा। और आपने जैसे ही ओमा पढ़ा और ओमा पढ़ के आप घबरा गए और आपने देखा, दो आपके सामने कंडीशन लेता हूँ कि आपके सामने कोई हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाया है और उसका रिपोर्ट है और उसके अंदर क्या लिखा है? उसके अंदर लिखा है कि यार ही इज़ हैविंग सर्टन चेंजेस, और वह जो चेंजेस है वह क्या है? लाइपोमा है। ठीक है जी। तो आपका क्या इंटरप्रिटेशन होगा? आप इसको क्या बोलेंगे? तो आप बोलना कि यार ओमा का मतलब होता है ट्यूमर, ओमा का मतलब कैंसर नहीं होता है। ठीक है जी, ये ट्यूमर है। तो ये जो ट्यूमर है वो कौन सा है? बिनाइन ट्यूमर है। तो आप इसको बोलिएगा कि कोई बात नहीं, ये बिनाइन ट्यूमर है आप, और ये कहीं ना कहीं नॉन कैंसरस ओरिजिन का है, ऐसा आपको बोलना है। अगर आपके सामने लिखा है शब्द लिम्फोमा, तो अब आपका रिस्पॉन्स क्या होएगा? लिम्फोमा लिखा हुआ है तो अब आपका रिस्पॉन्स क्या होएगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर। बहुत बढ़िया। अगर लिम्फोमा है
वहाँ वो एडिपोज टिश्यू का है, बहुत बढ़िया। तो लिम्फोमा लिखा है तो वहाँ पे भी हम ये मत बोल देना कि इसमें भी ओमा लिखा है और यहाँ पे भी ये कैंसर है, ये नॉन कैंसर है और घबराने का बात नहीं है, ऐसा मत बोलिएगा। क्योंकि लिम्फोमा जो है वो मैलिग्नेंसी है, किसका? आपके लिम्फ का, आपके लिम्फ नोड का। तो जो शब्द हैं उनमें कुछ वेरिएशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं बच्चे। तो यहाँ पे ठीक है, ये बातें मैं कहना चाह रहा था, आप इसको ध्यान में रखिएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियम बाय अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियम इज नोन एज, जल्दी से आंसर दीजिए आप इसको। रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियम बाय अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियम इज नोन एज, ये एक प्रश्न और है। कल हम इसको शायद नहीं डिस्कस करे थे, इसको आज इसको ऐड करा है क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है इसका क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं। आपको पूछ सकता है बेटा हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी, डिस्प्लेसिया, मेटाप्लेसिया, एनाप्लेसिया, कार्सिनोमा इन साइटू। ठीक है जी, ये आपके इम्पोर्टेंट अपीरियंस हैं, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो आप देखते हो जब आप ग्रेडिंग करते हो। क्या करते हो? ग्रेडिंग। जब आप हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो उस दौरान आप सेल के अंदर जो चेंजेस देखते हो वह ये हो सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं कि भैया एक प्रकार की कोशिकाएं दूसरी प्रकार की कोशिकाओं से रिप्लेस हो गई हैं। तो ये जो रिप्लेसमेंट हुआ है, ये जो रिप्लेसमेंट हुआ है उसको किस नाम से संबोधित करते हैं? तो यहाँ पे आंसर दे रहे हैं बेटा डी, एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? मेटाप्लेसिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मेटाप्लेसिया। क्या बोलेंगे इसको? मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया का क्या मतलब है? तो कल मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था। डिस्प्लेसिया क्या है? डिस्प्लेसिया 1 बोला था, 2 बोला था, 3 बोला था और फिर मैंने चौथे में आके बोला था कि पेशेंट के अंदर एनाप्लास्टिक चेंजेस हो गए। तो आपने पढ़ा था, मैंने जब ग्रेडिंग करा था तो उस दौरान मैंने डिस्प्लेसिया 3 तो डिस्प्लेसिया बोले थे और चौथे पे जाके मैंने एनाप्लेसिया बोला था। तो वहाँ पे 2 चीज़ें तो कंफर्म थी। आज मेटाप्लेसिया के लिए बोल रहा हूँ कि मेटाप्लेसिया का क्या मतलब होता है। तो बहुत बार आप देखते हो हमारी जो एपिथेलियल लेयर्स होती हैं, ये एपिथेलियल लेयर दूसरी प्रकार के टिश्यू से रिप्लेस हो जाती हैं। तो ये जो रिप्लेसमेंट हुआ है बच्चे, उसी का नाम है मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया हम बोलते हैं। ठीक है जी, मेटाप्लेसिया हम बोलते हैं। और हम ये देखते हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस होता है, एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस में आप जानते हो ये जो एंडोमेट्रियम होता है वो कहाँ पे होता है? एंडोमेट्रियम यूट्रस की इनर लाइन होती है। लेकिन ये जो यूट्रस की इनर लाइन है वो कहाँ चली जाती है साहब? ये जो यूट्रस की इनर लाइन है वो ओवरी में ग्रोथ करने लग जाती है साहब, और एरिया के अंदर ग्रो करने लग जाती है। और वहाँ पे ओवरी और एरिया में ग्रो ही नहीं करती है, वो आपके हार्मोन जो एस्ट्रोजन है उसके अकॉर्डिंगली इन्फ्लुएंस भी करती है और उसके अकॉर्डिंग शेड भी होती है। तो ये जो हैपनिंग हुआ है उसी का नाम है बेटा मेटाप्लेसिया। इसी का नाम क्या है? मेटाप्लेसिया। ठीक है जी। हाइपरट्रोफी क्या है? तो हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कि किसी ऑर्गन की साइज बढ़ गई। ठीक है बच्चे, किसी ऑर्गन की साइज इसलिए बढ़ गई क्योंकि उस ऑर्गन में जो सेल था उन सेल की साइज बढ़ने का वजह से बढ़ गई। तो उसको हम बोलते हैं, बिना रेप्लिकेशन के ये हुआ है तो उसको आप बोलते हैं हाइपरट्रोफी। अगर मैं कहूँ कि किसी ऑर्गन की साइज बढ़ गई, किसी ऑर्गन की साइज बढ़ गई और बढ़ने का वजह यह है कि नंबर ऑफ सेल बढ़े हैं इसलिए बढ़ गई, तो उसका मेन वजह होगा रेप्लिकेशन ऑफ सेल, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरप्लेसिया। फिर समझाता हूँ, यहाँ फोटो भी है, आप टेंशन मत लो, कहीं तो फोटो होगी, मैं जल्दी से देखता हूँ। ये रहा, ये देखिए, ये ओरिजिनल टिश्यू है। अब ओरिजिनल टिश्यू की कोशिकाएं ऐसी हैं। अब आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यही जो सेल है इनकी जो साइज है वह बढ़ गई है, और यहाँ पे जब साइज बढ़ती है तो हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो साइज बढ़ने के लिए कोई रेप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा हम जनरली देखते हैं, हमारी जो कार्डियक मसल्स होती है वहाँ पे होता है। तो आप इसको क्या बोलिएगा? आप इसको बोलेंगे सर हाइपरट्रॉफी। क्या बोलिएगा? हाइपरट्रॉफी। लाइकवाइज अगर इसी टिश्यू की साइज है उसमें वृद्धि होती है और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपकी जो सेल हैं, और आपकी जो सेल है उनकी जो संख्या है वो बढ़ गई है,
नंबर ऑफ सेल है वो टिश्यू या ऑर्गन के अंदर इंक्रीज हो गया है, तो ये जो इवेंट है, ये जो हैपनिंग है जिसका वजह से आपके टिश्यू का साइज बढ़ गया है, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होने का वजह से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरप्लेसिया। तो प्लीज़ रिमेंबर दैट यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, ये शब्द याद रखना, यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है और यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं होता। यहाँ ओनली साइज़ बढ़ती है तो ऑर्गन की साइज़ बढ़ जाती है, और यहाँ पे नंबर बढ़ते हैं इसलिए ऑर्गन की साइज़ बढ़ जाती है। तो ये हमको समझना है, ये हमको देखना है। ये जो था वह क्या था, ये हमने देखा साहब हाइपरट्रॉफी क्या है, हाइपरप्लेसिया क्या है, और डिस्प्लेसिया क्या है, और सॉरी डिस्प्लेसिया क्या है, मेटाप्लेसिया क्या है, और एनाप्लेसिया क्या है। तो ये आपके लिए ऑन एंड ऑफ आने वाले क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा और आप इसके गो थ्रू होइएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो मैं ट्यूमर मार करके क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, एग्जाम में पूछने योग्य प्रश्न है। विच ट्यूमर मार्कर इज रिलेवेंट टू कोलोरेक्टल? हाँ, तो इसका आंसर हो गया बच्चे, इसका आंसर था मेटाप्लेसिया, और मैंने ये बोल दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ट्यूमर मार्कर इज रिलेवेंट टू कोलोरेक्टल कार्सिनोमा? जल्दी से आंसर दीजिए। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए कौन से ट्यूमर मार्कर को हम जनरली देखते हैं, यूज़ करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? प्लीज़ आंसर, विच ट्यूमर मार्कर इज रिलेवेंट टू कोलोरेक्टल कार्सिनोमा? कोलोरेक्टल कार्सिनोमा ये कौन सा ट्यूमर? ये अल्फा फिटोप्रोटीन है, ये कार्सियो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन है, ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं। बताइए जल्दी से, कौन सा इंपॉर्टेंट है? ए बी? बी बता रहे हैं, गौतम जी भी बी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं कुछ लोग। बेटा कोलोरेक्टल कैंसर के लिए मैं समय व्यर्थ नहीं करता हूं, जो करेक्ट आंसर है वह सी है, सॉरी बी है, और नाम है कार्सियो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन। कार्सियो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन, ये इसका करेक्ट आंसर है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी प्रोवाइड द बेस्ट एवेल्युएशन ऑफ पेशेंट विथ लीवर? लीवर के कैंसर के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? जल्दी से आंसर दीजिए कि लीवर के कैंसर के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है। लीवर का कैंसर है और उसका आप प्रोग्नोसिस, उसका आप एवेल्युएशन कर रहे हैं, तो आप निम्न में से कौन से ट्यूमर मार्कर के बारे में सोचेंगे? इसका भी जल्दी से आंसर दीजिए। प्रश्न को जल्दी पढ़िए और जल्दी आंसर दीजिए। ये सिंपल प्रश्न है, ट्यूमर मार्कर क्या होता है? पहले तो ये प्रश्न है कि ट्यूमर मार्कर क्या होता है। ट्यूमर मार्कर वह सब्सटेंस हैं जो ब्लड के अंदर मिलते हैं, ये वह प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर मिलते हैं, और इनका होना किसी पर्टिकुलर टाइप के ट्यूमर की सूचना देता है, तो उनको हम बोलते हैं ट्यूमर मार्कर। दो एरिया से सिक्रीट होते हैं, या तो कैंसर सेल रिलीज़ करती है, या आपका होस्ट है वह रिलीज़ करता है ट्यूमर के अगेंस्ट। बहुत से ट्यूमर मार्कर हो सकते हैं जिनके अंदर कुछ ऑन्कोजीन्स होते हैं, कुछ आइसो एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, और आपके इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं। झेल नहीं पाओगे आप, इतना ही झेलें। Which of the following test will be provide the best evaluation of patient with liver cancer? याद रखिएगा, अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन, सुन रहे हो आप? ये जो अल्फा फीटोप्रोटीन होता है उसको हम यूज़ करते हैं लीवर कैंसर के असेसमेंट को और लीवर कैंसर के एवेल्युएशन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी है बच्चे। कार्सियो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन का आंसर क्या था? कोलोरेक्टल कैंसर। और ओवरी के कैंसर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं अगर पूछे तो CA-125 ओवरी, ओवरी के कैंसर के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी प्रकार न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज होता है, आपका पैराथायरॉयड हार्मोन होता है। ऐसे न्यूमरस और सब्सटेंस है जिनको हम अलग अलग कंडीशन के लिए देखते हैं। तो ठीक है भाई, AFT का ये आंसर था कि साहब हम अल्फा फिटोप्रोटीन यूज़ करते हैं लीवर के कैंसर के प्रोग्नोसिस को असेस करने के लिए। म्यूटेशन ऑफ BRCA1 एंड BRCA2 कैन रिजल्ट इन कैंसर ऑफ विच? म्यूटेशन होना BRCA1, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैं भी पूछ रहा हूँ आपको।
Mutation of BRCA1 and BRCA2 can result in cancer of which of the following? Which of the following? Please answer as early as possible. जल्दी से आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का. क्या आंसर हो सकता है बच्चे? Mutation of BRCA1 and BRCA2 can result in cancer. आप जानते हैं BRCA1. कोई पूछे BRCA1 है क्या? यूँ कोई पूछे व्हाट इज BRCA1? इज इट प्रोटो ऑन्कोजीन्स? ये प्रोटो ऑन्कोजीन है. कौन आंसर देगा? चलो इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए आप. ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैं चाहता हूँ कोई भाई करेक्ट आंसर दे. आई विश समवन आंसर करेक्टली. BRCA1 and BRCA2 are proto-oncogenes और suppressor genes. इसका भी आंसर दीजिएगा आप इसके साथ साथ. नहीं, गलत आंसर है. जगदीश ने सही आंसर दिया है. अब जगदीश को ढूंढिए बच्चे कि जगदीश ने क्या आंसर दिया था. ब्रेस्ट कैंसर अभी यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर लेकिन टेल इन ट्विस्ट है भाई. हमेशा टेल इन ट्विस्ट होता है. शीतल, यू आर आल्सो करेक्ट. सविता चौधरी डूइंग गुड बच्चे. मनोज कुमार ए नहीं, हाँ ये भी आंसर दे रहे हैं. कुछ बच्चे ये दे रहे हैं प्रोटो ऑन्कोजीन है या सप्रेसर है. ये भी बता दीजिए जल्दी से. बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया. आशाराम बापू, आप कब बाहर निकले गुरुजी? आशाराम जी बापू. चलो ठीक है. BRCA1 एंड BRCA2 क्या है? सप्रेसर. बहुत बढ़िया. ये क्या है? सप्रेसर. ये तो आंसर दे दिया. अब बात है इसका आंसर क्या था. बापू बता के चले गए हैं. ऑल ऑफ द अबो इज करेक्ट आंसर. हरिओम. तो यहाँ पे हमने देखा ऑल ऑफ अबो इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बेटा BRCA1 प्रीडोमिनेंटली हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमने पढ़ा था. ब्रेस्ट कैंसर वो करेक्ट आंसर है. आई नो दैट. But in ovary and pancreas cancer also we have seen that BRCA1 and BRCA2 is responsible. मयंक मौर्य, बेटा बरसात हो रही है इसका मतलब ये नहीं है. ये मैं बोल रहा हूँ ये BRCA1 आर ऑन्कोजीन्स नहीं है, ये सप्रेसर जीन है. और इन सप्रेसर जीन का म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के क्रिएशन के लिए. तो बहुत बढ़िया म्यूटेशन ऑफ BRCA1. इस प्रश्न को भी हमने कहीं ना कहीं झेल लिया. ये प्रश्न बड़ा सिंपल है. ऐसे ही मेरे को टाइम पास करने के लिए प्रश्न लिया था. कश्मीर के लोगों को कौन सा कैंसर होता है और क्यों होता है, और के से ही आंसर है. इसका जो आंसर है वह क से ही है. अब बताइए आप इसका क्या आंसर होएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज फाउंड इन कश्मीरीज पीपल. कश्मीर के लोगों में कौन सा कैंसर मिलता है? प्रायतः बोला गया. प्रायतः होता है बेटा कांगरी शब्द यूज़ करते हैं. तो कोई कहता है साहब कांगरी. तो कांगरी जो होती है आप देखना गूगल पे डाल के कि कांगरी क्या होता है. सर्दी से बचने के लिए वो चूल्हे को छाती पे टांग देते हैं. एक तरह से आप देखते हो कांगरी यूज़ करते हैं हीट को गेन करने के लिए. सी आंसर है. बहुत बढ़िया बेटा. इसका तो क्या आंसर है? सी आंसर है. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन ऑब्जर्व कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये मल्टीपल माइलोमा का है. हम सिस्टमिक डिजीज़ में जाएंगे, कल से जाएंगे. सिस्टमिक डिजीज़ है जैसे ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा, लंग कैंसर, ये वो जो भी है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन कल करेंगे. और आज ये हमने जो देखा इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ. हमने कॉज के भी देख लिए, ग्रेडिंग और स्टेजिंग के भी देख लिए, आपके ट्यूमर के क्लासिफिकेशन को भी हमने देख लिया, और हम बोल सकते हैं हमने ऑन्कोजीन का बात कर लिया, सप्रेसर का बात कर लिया, ट्यूमर मार्कर का हम डिस्कशन कर लिए हैं. तो ये एरिया ऑफ क्वेश्चन थे जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था. अभी नेक्स्ट जब भी क्लास होएगा बच्चे,
नेक्स्ट जब भी क्लास होएगा उसके अंदर हम देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। रेडिएशन थेरेपी है, आप पढ़ के आइएगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, कुछ सर्जरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ वार्निंग साइन है, कुछ एडवोकेसी करी जाती है, कि कब किसी को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, कब उसको प्रोस्टेट एग्जामिनेशन करना चाहिए, कॉलोनोस्कोपी के क्या मापदंड होते हैं, क्या गाइडलाइंस होती हैं। तो ये जितने भी बातें हैं, आफरीन जहाँ शांत हो जा बेटा, तेरा क्या रिलेशन है बापू से, है ना। तो यहाँ पे अभी शांत हो जाओ। ये जो टॉपिक है उनके जो प्रश्न होंगे उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट जब भी ऑन्कोलॉजी का पीरियड होएगा, अगर पीरियड हो जाता है, अगर ऑन्कोलॉजी का क्लास अरेंज हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पहले, तो हम डिस्कस करेंगे, और नहीं होता है तो कोशिश करेंगे कि किया जाए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, और जनरल ऑन्कोलॉजी के ही क्वेश्चन हमने देखे थे, और इसलिए देखे थे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट यू हैव टू हैव आइडिया अबाउट जनरल ऑन्कोलॉजी। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ग्रेट नाइट एंड ग्रेट डे अहेड। धन्यवाद। सो मच। आप सब लोगों का प्यार यूं ही बना रहे, आराम से। अब रिलैक्स की कंडीशन में रहना, कोई टेंशन नहीं मत करना, आराम से, ठीक है। एम्स के लिए भी बोल रहा हूँ, जिनके एग्ज़ाम है, तो अभी मेरे हिसाब से सब लोग निकल गए होंगे जहाँ उनका सेंटर होगा। सर यूपीसीएचओ की तैयारी भी ऐसी ही